ज़मीन अच्छी है, खाद अच्छी है, परंतु पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्म भी अच्छे हो, परंतु वाणी खराब हो तो संबंध टिकते नहीं। इन स्वामी विवेकानंद जी की लाइनों से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने कर्म कितने भी अच्छे रखे, अगर भले ही हमने अपने भाव अंदर के बहुत प्योर रखे, फिर भी अगर हमारी वाणी खराब हो, हम कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाए, हम किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिए, तो उस भाव का या उस कर्मों का कोई असर नहीं रहता। आपकी वाणी उस संबंधों को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखने के लिए, अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए कभी भी हमेशा सामने वाले के नज़रिए को यानी पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ही है नज़रिया यानी पर्सपेक्टिव। नमस्कार दोस्तों, मैं तुनीर आपका स्वागत करता हूँ विजनरी स्टूडियोज़ के इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे IGTV हैंडल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता चली गया है कि पर्सपेक्टिव है यानी नज़रिया। ये टॉपिक चुनने का जो कारण था मेरा, वो कारण कल ही रात को मैंने इस टॉपिक को चुना, इस टॉपिक के लिए बात करने का फ़ैसला किया। उसका रीज़न ये था, मेरी एक दोस्त है शिवानी, शी इज़ वेरी गुड राइटर। उसने एक छोटी सी कहानी लिख के मुझे भेजी थी पढ़ने के लिए कल रात ही। तो उस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ये फील हुआ कि हमें नज़रिए के ऊपर बात करना ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव के ऊपर, और हमें उस चीज़ के ऊपर जानना ज़रूरी है जिसकी वजह से ही हमारी लाइफ में बहुत सारी उलझनें पैदा होती है या बहुत सारी उलझनों में हम फंसते चले जाते हैं। बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम सामने वाले का नज़रिया समझ नहीं पाते, इस वजह से ये उलझनें पैदा होती है। उसकी वो कहानी के ऊपर मैं शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ, हम लोग सोच ही रहे, जल्दी शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाएंगे और आपके सामने वो लाएंगे भी। उसकी कहानी में एक लाइन बहुत अच्छी थी, वो थी कि लेस ऑफ अ बॉडी एंड मोर ऑफ अ स्टोरी। मुझे लाइन बहुत पसंद आई। हम सामने वाले इंसान को एक बॉडी या एक शरीर की तरह देखने के बजाय एक स्टोरी, एक कहानी की तरह देखना ज़रूरी है। सो ऐसी इंस्पायरिंग कहानी उसने लिखी थी, बहुत अच्छी राइटर है। उसका इंस्टा हैंडल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन फॉलो एंड चेक हर अदर राइटिंग्स एज वेल। तो दोस्तों, मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद जी ने पर्सपेक्टिव के बारे में कैसे समझाया है और क्या समझाया है। तो मैं पढ़ते पढ़ते उनके शिकागो के व्याख्यान माला के दौर में पहुंच गया। 15 सितंबर 1893 यानी 15 सितंबर 1893 पाँचवा दिन था, जो विश्व की सर्वधर्म परिषद हो रही थी उसका 5वां दिन, और स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा भाषण था। उस भाषण और उस व्याख्यान के दौरान उनके पहले ही कुछ व्याख्यानकर्ताओं ने, कुछ अलग अलग धर्मों के गुरुओं ने, संतों ने या फिर प्रीस्ट ने अपने अपने धर्मों की चीज़ें पेश की थी, अपनी कहानियाँ पेश की थी, अपनी स्टोरीज़ प्रेजेंट की थी, और उसके ऊपर से कुछ सारी क्लैशेस वाला माहौल तैयार हो रहा था। उसी दौरान उनके पहले जिन्होंने भाषण किया, अच्छा, स्वामी जी का भाषण जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजर्स एंड में ऑर्गेनाइज करते थे आफ्टर द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट, कि बिकॉज उनको समझ में आ गया था कि स्वामी विवेकानंद जी का अगर भाषण हम सबसे आखिर में रखेंगे तो टीआरपी, आज के ज़माने में बोलने जाए तो टीआरपी बढ़ेगी, लोग आखिर तक रुकेंगे इस पूरे प्रोग्राम में या इस पूरे परिषद में, अदरवाइज लोग चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण देखने मिला इसलिए लोग रुकते थे। तो खैर, तो स्वामी विवेकानंद जी उस माहौल से थोड़ा परेशान हो गए थे कि क्या करें, और उनके पहले जाते जाते एक प्रीस्ट ने कहा था कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे मतभेद क्यों होते हैं लोगों में, हमें एक दूसरे को बुरा भला बोलना कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो स्वामी जी ने उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना स्पीच की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे उपस्थित दोस्त ने कहा था कि मतभेद क्यों होते हैं इतने सारे लोगों में।
तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी के ज़रिए हमें इस मतभेदों का कारण स्पष्ट हो जाएगा। वो कहानी है एक मेंढक की, एक कुएं के मेंढक की। एक छोटा सा कुआं होता है, उस कुएं में एक मेंढक रहता है। उस कुएं का मेंढक वहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा है। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका परिवार बन जाता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, और ऐसा वो कुएं में बहुत मज़े से रहता है। अब वहाँ पे उस समय पे हमारे आज के ज़माने जैसे इवोल्यूशनिस्ट मौजूद नहीं थे जो कि हमें बता सके कि उस मेंढक को आंखें थी या नहीं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कहानी के लिए कि उस मेंढक की आंखें थी। अब आंखें तो थी, लेकिन आंखों से क्या देख रहा था? तो अपनी आंखों से वो कुआं देख रहा था, उस कुएं का साम्राज्य देख रहा था जो उसने बनाया हुआ है, और वो कुएं के सारे कीटाणुओं को, जंतुओं को, कीड़ों को खाता रहता था और कुएं को साफ रखता था। और इतनी मेहनत करता था, इतना परिश्रम करता था कि अगर वो परिश्रम आज के बैक्टीरियोलॉजिस्ट देखे तो वो बहुत ही खुश हो जाए और यशस्वी हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए वो परिश्रम देख के। सो इस परिश्रम के बाद वो बहुत ही अपनी आम जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारता था। एक दिन अचानक से समुद्र से एक मेंढक उस कुएं में आ पहुंचता है। समुद्र से आया हुआ मेंढक इस कुएं के मेंढक से मिलता है। कुएं का मेंढक उसको पूछता है, अरे दोस्त, तुम कहाँ से आए हो? समुद्र का मेंढक जवाब देता है, मैं तो समुद्र से आया हूँ। समुद्र? अच्छा, समुद्र कितना बड़ा होगा? समुद्र का मेंढक बोलता है, काफ़ी बड़ा है। तो कुएं का मेंढक उसको पूछते पूछते एक ओर से कुएं के दूसरी ओर छलांग लगाता है और पूछता है कि क्या इतना बड़ा? समुद्र का मेंढक हंसने लगता है, बोलते हैं नहीं, तुम समुद्र की तुलना कुएं के साथ कर ही नहीं सकते। तो कुएं का मेंढक और एक बार छलांग लगाता है और पूछता है, तो क्या इतना बड़ा? किस बात की बेवकूफ़ी तुम कर रहे हो? कुएं की तुलना कभी भी समुद्र से नहीं हो सकती। समुद्र बहुत ही विशाल है, कुएं से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। कुएं का मेंढक ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो चिढ़कर उस समुद्र के मेंढक से बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे कुएं से बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से। वो अपने दोस्तों को पुकारता है कि दोस्तों, इस मेंढक को अभी यहाँ से निकाल फेंको। तो देखा अपने दोस्तों, उस कुएं के मेंढक के पास आंखें तो थी, कान तो थे, बुद्धि तो थी, लेकिन नजरिया नहीं था। नजरिया नहीं था, उस समुद्र के मेंढक के नजरिए को समझने का सेंस भी नहीं था। और यही लैक ऑफ सेंस, यही नजरिया हम समझते नहीं है एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे के साथ मतभेदों में इसीलिए उलझते हैं क्योंकि हम सामने वाले का नज़रिया नहीं समझते। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मैं धन्यवाद कहता हूँ अमेरिका के उन निवासियों को जिन्होंने ये सर्वधर्म परिषद का आयोजन किया और हम सब के छोटी छोटी क्षुद्र सीमाओं से उठकर इस विशाल महान विश्व को एक करने की कोशिश की और हमें एक नया नज़रिया देने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी अमेरिका। ये उस वक्त का उनका जो नज़रिया था, उस वक्त की उनकी जो कहानी थी, अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे से समझी और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन क्या हमने आज वो चीज़ें समझी हैं? हम इसी नज़रिए की वजह से, हम इसी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जूझते रहते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमें हमेशा लगता है कि हम जो सोचते हैं वो सामने वाला समझता नहीं। सामने वाले को भी यही लगता है। एक ऑफिस था जहाँ पे तानिया नाम की लड़की और एक राहुल नाम का लड़का काम करता था। उस ऑफिस में उनके ऑफिस के मैनेजमेंट टीम ने एक नया बदलाव, एक चेंज लाने का सिस्टम में सोचा और वो चेंज को इम्प्लीमेंट करके ऑफिस की बहुत सारी प्रोसेस बदलने की कोशिश की। उस चेंज को लाने के निर्णय को लेकर तानिया और राहुल में मतभेद थे। तानिया के पास राहुल जाके पहुंचता है और राहुल कहता है, तुमने सुना मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, पूरी
नई तरीके की तकनीक लाने का या नया बदलाव लाने का, कितना अमेजिंग है वो डिसीजन, हम कितने नए अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं वगैरह वगैरह। तानिया का उसके ऊपर रिप्लाई था और तानिया मन में सोच रही थी कि ये कैसे बात कर रहा है, ये तो गलत है। और उसने रिप्लाई दिया कि नहीं नहीं, ये गलत डिसीजन है, चेंज नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, पहले क्या सिस्टम रहना चाहिए। इस रिप्लाई पे राहुल समझने लगता है कि तानिया कितनी खुदगर्ज इंसान है, तानिया कितनी सेल्फिश इंसान है। तानिया को चेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तानिया को नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए, बस उसको काम चोरी करनी है, इसलिए वो चेंज को एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने रेडी नहीं है। बल्कि तानिया ये सोच रही है कि इसको क्या पता, उस वजह से मेरे अकेले के ऊपर जो मैनेजमेंट काम बढ़ाएगी, मुझे अकेले के ऊपर जो टॉर्चर फेस करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो सकता है, जिससे मेरा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये राहुल को समझता नहीं है। अब इन दोनों के मन की बात एक दूसरे को समझ ही नहीं हुई। जस्ट नाउ टेक एन एग्जाम्पल, राहुल ने तानिया की जगह आके समझने की कोशिश की और तानिया ने राहुल की जगह आके समझने की कोशिश की, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, जानी चीज़ें। तब राहुल को समझेगा ओके, तानिया को अगर किसी काम में दिक्कत हो रही है, आगे चेंज के बाद बर्डन आने वाला है, लोड आने वाला है, तो ठीक है तानिया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस काम को हल्का करने के लिए, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट करो, तुम्हारा बर्डन टेंशन मत लो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और तानिया समझती है यस, तुमने जो नज़रिए से देखा इस चेंज को मैंने देखा ही नहीं, शायद हम कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाए इस चेंज में। सो जो मतभेद थे वो जैसे ही उन्होंने अपने एक दूसरे की पोजीशन स्विच की, अपने एक दूसरे के नज़रिए स्विच किए, उन दोनों के मतभेद मिट गए, उनको चीज़ें क्लियर आने लगी। हम बड़ी आसानी से किसी को एक लाइन बोल देते, वाक्य बोल देते, अरे तू ऐसा है, तुझे समझ में नहीं आता, तुम क्या बोल रहे हो वगैरह वगैरह, और बोल देते। लेकिन क्या हम, और वो दुखी हो जाता है, सामने वाला झगड़ा करके बैठता है और वो गुस्से से निकल जाता है, हम ये सोचते हैं कितना एटीट्यूड है, कितना एरोगेंस है, कितना ईगो है। लेकिन क्या हम ये समझते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या पता आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है उस शब्द के पीछे उसके लाइफ में कुछ इंसिडेंट होगा, उसकी लाइफ में कुछ कहानी होगी, उस कहानी की वजह से वो परेशान हुआ होगा और वो आपका एक शब्द उस कहानी को लेकर ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन हम बिना सोचे बिना समझे उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं और हमारी लाइफ में उलझनें पड़ने लगती हैं, हम रिलेशंस को ख़राब कर बैठते हैं, हम काम को ख़राब कर बैठते हैं, हम दोस्तों की दोस्ती को ख़राब करके बैठते हैं। और अगर इसको बड़े पैमाने पे समाज व्यवस्था में देखा जाए तो समाज में भी यही हो रहा है। ऊंची जाति के लोग नीची जाति का पर्सपेक्टिव नहीं समझते, नीचे रहने वाले लोग ऊपर रहने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझते, इस जाति का लोग, इस धर्म का लोग, इस प्रांत का लोग, उस प्रांत का लोग, हम आपस के मतभेदों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन उस मतभेदों को बढ़ाने के बजाय हम पर्सपेक्टिव समझ के देखें, एक दूसरे के शूज में रह के देखें, तो शायद हमें कुछ नया मिले, शायद कुछ हमें नया समझ में आए। इस चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी और आज के एपिसोड का ये मॉरल है। जाते जाते दोस्तों मैं एक न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहूँगा जो कि कोरोना वायरस रिलेटेड है, कोविड-19 रिलेटेड। दैट इज़ वेस्ट बंगाल के एक टीचर है जिनका नाम है चिरंजीत धिबर। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। चिरंजीत धिबर नाम के जो वेस्ट बंगाल के टीचर है, इन्होंने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है, अपनी बॉडी डोनेट कर दी जिंदा रहते हुए। उन्होंने अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट किया है, वैक्सीनेशंस के ट्रायल्स के लिए डोनेट किया है। उनका ये कदम, वो RSS के स्वयंसेवक है संघ के, उनका ये कदम मीडिया में कुछ ही न्यूज़पेपर्स या कुछ ही जगहों पे, पोर्टल्स पे हाईलाइट किया गया, बाकी ज़्यादा मीडिया ने कवरेज नहीं किया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न। लेकिन उनका ये कदम बहुत ही हिम्मत भरा कदम है और बहुत ही करेजियस स्टेप है और बहुत ही
ताकत लगती है ऐसा कदम उठाने के लिए, बहुत ही डिवोशन लगता है अपने देश के प्रति। तो थैंक यू चिरंजीत धिबर जी। विजनरी स्टूडियोज़ आपको सलाम करती है और आपके परिवार को बहुत सारी दुआएं देती है। भगवान आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा करे और हम सभी को चिरंजीत धिबर के लिए प्रे करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली इस टेस्ट से गुजर के बाहर आ सके और हमें वैक्सीन मिले, इस देश को, पूरे हमारे देश के नागरिकों को कोरोना मुक्त भारत हो जाए। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना ज़रूरी लगता है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया बदलने के लिए या उनको कुछ चीज़ें समझाने के लिए, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, हम एक दूसरे के नज़रिए को समझ पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।